देखते हैं इसमें रूल लिखा है ऑडियो ये वॉइस को लिखा है, देखते हैं इसको अच्छा होता है। तो रिकॉर्डिंग वही जाएगा अच्छा होगा इसको लिखना है। वीडियो ऑफ कर रिकॉर्डिंग को पता है। हेलो 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 ठीक है गुड आफ्टरनून आज सर। ठीक है तो तुम लोग को फिर से बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, नोट मत करना, समझ लो इसको, ठीक है। देखो हमारा टॉपिक है कैलकुलस और टॉपिक है कैलकुलस। और कैलकुलस में दो पार्ट है, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। तो आज हम ले रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट जो कि डिफरेंशिएशन। हम तो पहले ही बताए हैं फिजिक्स का में जब नीड होता है, जब नीड होता है तभी किसी मैथमेटिक्स ब्रांच का खोज होता है। जैसे जब ट्रेड करना था, कॉमर्स करना था, तो उसमें एक नया मैथमेटिक्स का ब्रांच निकाला गया जिसका नाम था अरिथमेटिक। इसी तरह से कुछ तो यूज हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा चीज हुआ होगा। जैसे तुम लोग क्लास 10 अभी पास किए हो, तो जो लोग क्लास 10 पास किए हैं उसी स्टेज में ये दुनिया कब थी, 300 साल पहले। 300 साल पहले लोग उतना ही जानते थे मैथमेटिक्स में जितना तुम लोग क्लास 10 के बाद जानते। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आई, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन कैलकुलस को देना था। ठीक है, देखो तुम जानते हो एक्सीलरेशन तुमने पढ़ा है। एक्सीलरेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा t। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा v का मतलब है लार्ज चेंज और सिंपली चेंज, लार्ज चेंज इन वेलोसिटी, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये तो तुम जानते हो, ये तो क्लास 9 और 10 में तुम पढ़े हुए हो। तो सोचो अगर किसी चीज की वेलोसिटी मुझे पता है, दैट फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन, हमको एक्सेलरेशन निकालना है बिटवीन। पहला क्वेश्चन t इक्वल टू 4 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे वेलोसिटी एट 5 माइनस वेलोसिटी एट 4 बाय 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड। ये क्या होगा? ये हो जाएगा एक्सेलरेशन जो पूछा गया है। देखो क्या पूछा गया था, फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो हम तो ये 8 9 10 में पढ़े हुए हैं, इसके लिए हमको किसी कैलकुलस की जरूरत नहीं है। क्या था, t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 5 के बीच में पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो हम क्या करते हैं, 5 माइनस वेलोसिटी एट 5 माइनस वेलोसिटी एट 4 बाय 5 माइनस 4, ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, आ गया। मान लो तुमसे पूछे फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन, find acceleration between t equal to 4 and t equal to 4.01 सेकेंड या 4.1 सेकेंड। तो क्या करोगे, अब लिखोगे एक्सेलरेशन का वैल्यू वेलोसिटी एट 4.1 माइनस वेलोसिटी एट 4 डिवाइडेड बाय 4.1 माइनस 4, 4.1 माइनस 4, ये होगा एक्सेलरेशन। मान लो तुमसे ये पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 4.01 सेकेंड। तब क्या करोगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 पॉइंट वेलोसिटी एट 4.01 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 4 सेकेंड डिवाइडेड बाय 4.01 माइनस 4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम?
सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखो, तुमने पढ़ा हुआ है क्लास 8, 9, 10 में कि एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि v फाइनल, अगर v फाइनल माइनस v इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं डेल्टा v से डिनोट करते हैं, और चेंज इन टाइम को डिनोट करते हैं डेल्टा t से। डेल्टा का मतलब होता है, ये जो ट्रायंगल का साइन है इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा v का मतलब है लार्ज चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा t का मतलब है लार्ज चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। जैसे अगर तुमसे हम पूछे कोई चीज चल रहा है, एक कार चल रही है या एक व्हीकल चल रहा है, एंड आई आस्क यू फाइंड द एक्सीलरेशन बिटवीन to 4 and 5 between t equal to 4 second and t equal to 5 second. तो तुम क्या करोगे? वेलोसिटी एट 5 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 4 सेकंड, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड टाइम 5 माइनस टाइम 4, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन बिटवीन 5 and 4, 4 and 5. This is the average value of acceleration between t equal to 4 and t equal to 5. Velocity at t is equal to 5 minus velocity at t is equal to 4 by t2 minus t1. Similarly, अगर हम पूछें find the acceleration between t is equal to 4 and t is equal to 4.1, तो क्या करोगे? वहां एक्सीलरेशन क्या होगा? वहां पे एक्सीलरेशन आएगा ये, देखो वहां पे एक्सीलरेशन आएगा ये, acceleration between t is equal to 4 and t is equal to 4.1. Velocity at 4.1 second minus velocity at 4 second by t2 minus t1. Similarly, अगर हम पूछे find acceleration between t is equal to 4 and t is equal to 4.01 second, तो क्या करोगे? Velocity at 4.01 second v final minus velocity at 4 v initial by t2 minus t1, ये होगा ना? ये पढ़े हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो आपने यहाँ पे जो T4 है और T4.1 है, वो पे ऊपर जो वेलोसिटी है उसको 4.1 और 4 क्यों लिया है? क्या क्या टी क्या 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 किया है? सेकंड केस में सर जो हमारा हाँ। T है वो 4 है और T 4.1 है। T1 4 है, T2 4.1 है, ठीक है। यस सर, चेंज इन टाइम। तो सर आपने वेलोसिटी चेंज 4.1 माइनस 4 क्यों लिया है? ये यहाँ पे देखो, इस साइन का मतलब है वेलोसिटी एट 4.1 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। ओके सर, ओके, ठीक है ना? देखो मेरे पास उतना स्पेस नहीं है कि हम उतना लिख पाएंगे। ये सारी चीजें मैंने YouTube पे वीडियो लेक्चर में डाली हुई हैं। यहाँ इसका मतलब है वेलोसिटी एट 4.1, वेलोसिटी एट 4, ये कोई मल्टीप्लिकेशन या साइन नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है समझो ना। अब तुमसे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, इस चीज के लिए 1 2 3 तुम जानते हो, सब जानते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल रहे हैं दो टाइम इंटरवल के बीच में। हम अब क्या कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड। देखो ये 4 से 5 था, ये 4 से 4.1 था, इंटरवल कितना था? 0.1 सेकंड। यहाँ 4 से 4.01 था, तो इंटरवल कितना था? 0.01 सेकंड। यहाँ पे हम वेलोसिटी पूछे हैं एट 4 सेकंड। एट 4 सेकंड का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट भी 4 है और एंड पॉइंट भी 4 है। हम 4 के बाद 5 गए, फिर 4 के बाद 4.1 गए, फिर 4 के बाद 4.01 गए, उसको पास लाते गए और अंत में 4 और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को मिला दिए। यानी कि इसका मतलब समझो वेलोसिटी एट 4 सेकंड का मतलब है t1 भी, t इनिशियल भी 4 सेकंड है और t फाइनल भी 4 सेकंड है। इसका मतलब अब अगर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 4 माइनस वेलोसिटी एट 4। इनिशियल टाइम भी 4 है और फाइनल टाइम भी 4 है। यहां हम लोग को क्या किए थे? दो टाइम दिए थे, स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम, स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम, स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम। यहां तुमको एक ही टाइम दिए, इसका मतलब स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम कोइंसाइड कर गया। इस केस में इनिशियल टाइम भी 4, फाइनल टाइम भी 4।
तो देखो वेलोसिटी एट फाइनल 4, वेलोसिटी एट इनिशियल 4 बाय 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0 by 0। now 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट, 1 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि मैथमेटिकली, इसका मतलब मैथमेटिकली t is equal to 4 सेकंड पे वेलोसिटी डिफाइंड नहीं है, समझो इसका मतलब, t is equal to 4 सेकंड पे वेलोसिटी is not defined, या इसको दूसरे टर्म में कहें, it cannot be calculated, ठीक है, acceleration at t is equal to 4 सेकंड cannot be calculated, क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, क्योंकि तुमको एक ही पॉइंट पे पूछा गया है, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट कोइंसाइड करेगा, तो तुम्हारा न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, निकाल नहीं पाओगे, लेकिन है तो तुम इसको निकाल तो नहीं सकते हो, 10th क्लास तक में इसको निकालने का कोई टूल तुम्हारे पास नहीं था, समझो, एक कार चल रही है, एक कार, one car starts from rest at t is equal to 4 second, I took a photograph, at t is equal to 4 second I took a photograph, मैंने एक फोटोग्राफ लिया, ठीक है, तो उसका जो स्पीडोमीटर था, ये एक्सेलरेशन मीटर शो करेगा कुछ वैल्यू, वो तो एक्सपेरिमेंटली है ना, वो एक्सपेरिमेंटली है, दिस इज एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 4 सेकंड इज एग्जिस्टिंग, ये प्रैक्टिकली है, एट t इक्वल टू 4 सेकंड अगर हम उस कार का के डाइस का फोटो लेंगे, उस कार के ड्राइवर के पास, उसमें एक एक्सेलरेशन मीटर इसका एक्सेलरेशन शो कर रहा है, तो समझो एक ऐसी क्वांटिटी जो है, एक ऐसा क्वांटिटी जो है जिसको तुम देख सकते हो, जिसका तुम फोटो खींच सकते हो, बट तुम उसको निकाल नहीं सकते हो, यू कैनॉट फाइंड, क्यों नहीं फाइंड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई टूल नहीं है, तुम आज तक जो काम करते आए हो वो क्या करते आए हो, एवरेज, तुम आज तक जो काम करते आए हो 10th तक, वो क्या निकालते आए हो, एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 minus v1 by t2 minus t1, एवरेज वेलोसिटी x2 minus x1 by t2 minus t1, एवरेज पावर w2 minus w1 नेट वर्क डन by t2 minus t1, एवरेज करंट क्या था, q2 minus q1 टोटल चार्ज फ्लो by टोटल टाइम, एवरेज फोर्स मोमेंटम चेंज डेल्टा p by डेल्टा t, मोमेंटम चेंज by टाइम, यानी कि तुम हर चीज एवरेज ही करते आए हो, जबकि तुमको इंस्टेंटेनियस आज निकालने की जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पास कोई टूल ही नहीं है, बिकॉज वंस यू ट्राई टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो उस केस में तुम्हारा जो ये फॉर्म है एवरेज वाला, ये काम नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल टाइम कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब है कि तुम्हारा कॉर्ड जो है जिसका तुम स्लोप निकालते थे कॉर्ड, उसका लेंथ ही 0 हो गया, कॉर्ड रहा ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझो इस बात को, अगर तुम फिजिक्स में किसी चीज को देख सकते हो एक्सपेरिमेंटली, उसका फोटो ले सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको फील कर सकते हो, बट उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है कि मैथ में कोई ऐसा चीज है, ऐसा टूल है जो अभी आना बाकी है, अभी एक टूल आएगा, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जो ये निकालेगा। अब सोचो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें 2 इंटरवल चाहिए, और हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें 2 इंटरवल चाहिए, और हम जो चाह रहे हैं वो एक ही पॉइंट पे चाह रहे हैं, तो ट्रेडिशनल टूल चलेगा नहीं, ठीक है, और हम उसको देख रहे निकालेंगे कैसे, किसी कोई डाउट है यहाँ तक में बताओ, किसी कोई डाउट है यहाँ तक में, हेलो, किसी कोई डाउट यहाँ तक में है तो चैट बॉक्स में लिखो, नो, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा,
और सोचना कि वो सॉल्यूशन कितना जीनियस सॉल्यूशन था जो न्यूटन ने सोचा। ऐसे कहने को तो हम लोग भी सोच सकते थे, तुम भी सोच सकते थे, बट शायद सबसे पहले न्यूटन ने सोचा। So it is said that if you want to be on the top of the world, you need not be the best, you should be the first. So Newton was first. देखो क्या किया न्यूटन ने। अब समझना इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और समझना इसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये समझो कि प्रॉब्लम क्या थी, फिर सोचना कि उसकी सॉल्यूशन कैसे आई। कैलकुलस इसलिए नहीं आया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमको कोई ऑप्शन था। वो इसलिए आया क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कुछ कोई ऑप्शन था ही नहीं। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। कैलकुलस एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। अब देखो वो प्रॉब्लम क्या है, अब देखो वो प्रॉब्लम क्या है। ग्राफिकली देखो, ये हमारे पास, इमेजिन करो ये हमारे पास वेलोसिटी है और ये टाइम है, वीटी ग्राफ है, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से मान लो, ऐसे करके। तो जब हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, इमेजिन करो हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है P1, ये है V1। जैसे ये मान लो 4 सेकंड है, जैसे ये मान लो कि 4 सेकंड है, और यहाँ पर कोई वेलोसिटी है एट 4 सेकंड, देयर इज सम वेलोसिटी V4। या मान लो यहाँ पर एक टाइम T है, T1 है, और यहाँ पर एक V है, ठीक है। नाउ जब तुम एक दूसरा पॉइंट लेते थे ऐसे करके, तो तुम बेसिकली कर क्या रहे थे, देखो तुम यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करो, तुम यहाँ से यहाँ तक एक कॉर्ड ड्रॉ करो, एक सेकंड लाइन ड्रॉ करो। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इसका कोऑर्डिनेट था VT, इसका था V डैश T डैश, इसका था T डैश और ये था V डैश। तो ये बताओ, जब हम लिखते हैं एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू, जो कि हम लिखते हैं V डैश माइनस V बाय T डैश माइनस T, ये है डेल्टा V बाय डेल्टा T। ये क्या बताता है समझो। अगर तुम देखो गौर से, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो होगा हाइट, ये क्या हो जाएगा V डैश माइनस V, और ये जो लाइन होगा ये क्या बनेगा T डैश माइनस T। समझ रहे हो, ये है V डैश माइनस V और ये है T डैश माइनस T। तो अगर हम इस एंगल को कहें, ये एंगल कितना है अल्फा, तो क्या इसको लिख सकते हैं tan अल्फा। देखो, चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर बाय बेस tan अल्फा। यानी कि ये जो होता है, ये ग्राफिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन और कॉर्ड, इसको कॉर्ड भी बोल सकते हो AB। तो ये जो सेकेंड लाइन है, इसका जो स्लोप है वो बताता है एवरेज वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, एवरेज वेलोसिटी बताता है, ठीक है। तो ये मान लो 4 सेकंड था और ये कितना था। अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है समझो। हम t इक्वल टू 4 सेकंड पे, हम t इक्वल टू t पर या t इक्वल टू 4 सेकंड पे अगर एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका तरीका है एक स्केल लो, एक लाइन लो ऐसे, और इसको इस तरह से प्लेस करो इस पूरे कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करें। देखो, अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन की, कहां पे, पॉइंट ए पे, तो हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ऐसा लाइन जो इस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा हो। देखो ये है,
ड्रैगन। ये जो लाइन है उसको बोलते हैं टेंजेंट ड्रॉन एट ए। पॉइंट ए पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, देखो ये एक पॉइंट पे टच करता निकल रहा है। ये जो एंगल बनाएगा, ये जो लाइन बनाएगा थीटा, इसका स्लोप कहलाएगा ए का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ए का इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट पॉइंट ए। ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए। इसकी वैल्यू होती है tan थीटा। देखो होता क्या है, छोटा सा, एक बहुत छोटा सा हम पेन लेते हैं, बहुत छोटा सा, ये तो बड़ा पेन है, इसका साइज नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो होगा क्या है कि इसमें अगर हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे, हम जैसे जैसे कर्व घूमेगा उस कर्व के डायरेक्शन इस पेन को घुमाते जाएंगे, इस पेन का डायरेक्शन उस इंस्टेंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन होता है। जैसे फील्ड लाइन में होता है मैग्नेटिक लाइन होता है, तो जो कंपास होता है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास, वो अपने नीडल को इस डायरेक्शन में हर पॉइंट पे अलाइन करता है, वो डायरेक्शन बताता है टेंजेंट का। तो देखो हमको तो निकालना था एक्सीलरेशन एट t = 4, यानी बेसिकली हमारा काम है ये स्लोप निकालना। आवर एम इज टू फाइंड tan थीटा। ये tan थीटा कैसे निकालेंगे, हम तो tan अल्फा निकालने का ट्रिक जानते हैं, हम जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं उसमें हम tan अल्फा निकालते हैं। तो हम a लेते हैं, b लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, और उस कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं। अब सोचो अगर ये 4 सेकंड था या 5 सेकंड था, तो ये tan अल्फा और tan थीटा में बहुत बड़ा फर्क है, अल्फा बहुत बड़ा है tan थीटा से। अब अगर हम इसको t = 4 और 5 के बदले अगर हम इसको थोड़ा गैप कम कर दें, a के बाद हम b जो है थोड़ा नजदीक ले लें, b डैश पे लें, हम एक काम करें, हम b की जगह पॉइंट c ले लें। देखो अब ये बनेगा कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड बनेगा, क्योंकि पहले हम 4 से 5 गए थे, अब 4 से 4.0 बन जा रहा है या 4.1 जा रहा है, तभी कॉर्ड बनेगा। और उसका भी एंगल क्या होगा, बीटा जो है थीटा के इक्वल नहीं होगा। तो रेट ऑफ, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ v एंड t, या यूं कहे एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम a और c जो होगा वो होगा tan बीटा। एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन a एंड b था tan अल्फा, और एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन a एंड c क्या होगा, tan बीटा। लेकिन बीटा देखो, कम से कम बीटा पहले के कंपैरिजन में कम डिफरेंस पे है, ये थोड़ा सा झुक गया, ये tan थीटा के तरफ थोड़ा सा झुक गया। पहले लाइन था इस तरह से, पहले जो है लाइन था इस तरह से, देखो पहले लाइन था इस तरह से, अब तुम जब नजदीक आए c पर तब लाइन हो गई इस तरह से, और नजदीक आओ इस तरह से, और नजदीक आओ इस तरह से, और नजदीक आओ, झुकता जाएगा ये। जैसे जैसे तुम a के बाद नेक्स्ट पॉइंट a के नजदीक लेते जाओगे, ये जो कॉर्ड है ये झुकता जाएगा टेंजेंट की तरफ। और अगर हम इतना छोटा ले लें, इतना छोटा ले लें कि नेग्लिजिबल हो, तो मान सकते हैं कि ये जो कॉर्ड होगा वो लगभग क्या होगा, इस पे कोइंसाइड कर जाएगा, इस पे ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कहना चाहते हैं कि देखो अगर हमको t = 4 सेकंड पे टू गेट एक्सीलरेशन है t = 4 सेकंड, हमारे पास दो प्रॉब्लम था, समझो हमारे पास दो प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था, एक प्रॉब्लम था 0/0 फॉर्म, और दूसरा प्रॉब्लम था अगर हम t = 4 को स्टार्टिंग पॉइंट भी ले और t = 4 को फाइनल पॉइंट भी ले, तो क्या हो रहा है 0/0। और अगर हम t = 4 से t = 4.1 लेते हैं, t = 4 से t = 4.1 के बीच में एवरेज निकालते हैं, तो एरर आ रहा है। दूसरा है एरर, समझो अगर हम t = 4 से t = 4 के बीच में ले रहे हैं, प्रॉब्लम क्या था, देखो अगर t = 4 to t = 4 लोगे तो आ जाएगा 0/0 फॉर्म, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा अगर तुम t = 4 से t
t इक्वल टू 4.1 लोगे तो एरर आएगा। एरर क्यों ये जो तुम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 4.1 के बीच में ये टेंजेंट के स्लोप से अलग है। यहाँ पे आएगा tan बीटा और हमको निकालना क्या था tan थीटा। तो न्यूटन ने ये सोचा क्यों ना ऐसा करें कि 0/0 को अवॉइड करने के लिए 0/0 को अवॉइड करने के लिए हम इंटरवल तो लें, बट वो इंटरवल इतना छोटा ले कि दैट इंटरवल इज लेस देन द लीस्ट। उस केस में हम उसको कह सकते हैं टेंजेंट बन जाए। मींस न्यूटन का ये कहना था अगर हम यहाँ पर ये करें, अगर हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये निकालें कि हम t इक्वल टू 4 से लेकर के t इक्वल टू 4 प्लस 0.00001 सेकेंड ले लें। समझिए, अगर हम t इक्वल टू 4 के बाद नेक्स्ट इंटरवल कितना ले लें, 0.4 के बाद कितना का इंटरवल 0.00001 सेकेंड, तो इतना छोटा इंटरवल बनेगा, ये झुकते लगभग क्या होगा, इस पे ओवरलैप कर जाएगा। अगर हम t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 4.0001 के बीच में एवरेज निकालें एक्सीलरेशन, और हम कह सकते हैं ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा t इक्वल टू 4 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली सही होगा। तो उसका ये कहना था दोनों चीज करना है, एक तो 0/0 को अवॉइड करना है तो इंटरवल तो लेना ही पड़ेगा, विदाउट इंटरवल यू कैनॉट सॉल्व। दूसरा, जितना बड़ा इंटरवल उतना ज्यादा एरर, तो क्यों ना इंटरवल को घटाते इतना छोटा कर दे कि वो लगभग थीटा और बीटा इक्वल हो जाए। तो ये जो उसका ट्रिक था कि t इसको बोलते हैं dt, बहुत छोटे टाइम चेंज को बोलते हैं dt। उसने बोला कि इतना छोटा इंटरवल लो, कितना छोटा इसका कोई लिमिट नहीं, जितना छोटा लोगे उतना बेटर है। फिर से बता रहा हूं, न्यूटन का जो टेक्निक था 0/0 ना हो, इसके लिए जरूरी है कि इंटरवल चाहिए, और इंटरवल लोगे तो एरर होगा। तो दोनों के बीच का रास्ता क्या है, इंटरवल तो लो ताकि 0/0 ना हो, और इतना छोटा लो कि एरर नेग्लिजिबल हो जाए। तो उस टेक्निक को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो उसने ये बोला अगर हम 4 सेकेंड और 4.00001 सेकेंड में अगर एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम कह सकते हैं वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मींस इस tan थीटा के बराबर होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर। ना इससे बेटर है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद हम tan 0 लेके तब मान ले, जितना वैल्यू छोटा ले लो वो डिफाइन नहीं है। बट तुमको ये जो भी लग रहा हो, बट कैलकुलस इज एन अप्रॉक्स मेथड that give exact result। कैलकुलस में मेथड भले अप्रोक्सीमेट लग रहा हो तुमको, आंसर एकदम एग्जैक्ट होता है। इसीलिए ये बहुत ब्यूटीफुल लॉ है, इतना ज्यादा है कि क्लास 12th में तुम्हारे 60% सिलेबस बोर्ड का जो है क्लास 12th का वो कैलकुलस ही है। कैलकुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एंटायर फिजिक्स। अब समझो, इसका मतलब हम ये समझ गए कि हमको करना क्या है, हम इसको लिखते कैसे। देखो, हम इसको लिखते हैं इस तरह से, यहां तक में कोई डाउट किसी को तो बताओ। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो। सबसे बड़ा चीज देखो, मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज तुमको कभी दिक्कत नहीं आएगा। आई वुड गिव यू फॉर्मूला, यू राइट इट, यू वुड गेट। मैथमेटिक्स में कभी भी तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुमको प्रॉब्लम आएगा उसको पहले समझो कि वो है क्या, उसका नीड क्या था, वो नहीं था तो क्या चीज था जो नहीं हो सकता। लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तुम बोल सकते हो व्हाट इज नीड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर दो ट्रेन में टक्कर होगी तो उस ट्रेन का एक्सीडेंट का जो कैजुअलिटी होगा या उसका जो इंटेंसिटी ऑफ डैमेज होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन। वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि व्हाट इज द
एवरेज वेलोसिटी। मान लो एक लाइव वायर है, मान लो एक लाइव वायर है, मींस उसमें वोल्टेज है, बहुत हाई वोल्टेज का एक खुला तार है, वायर पड़ा हुआ है, कोई जाकर उसको टच कर रहा है ना, उस वायर में क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, कभी कम कभी ज्यादा। उस पर्सन का लाइफ, उस पर्सन के साथ क्या होगा, उस लाइव वायर को टच करने पे ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि उस वायर में एवरेज वोल्टेज कितना है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि उस पर्सन के उस मोमेंट पे जब उसने टच किया उस समय उस पे एवरेज, उसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना। अगर एक बॉलर, अगर एक फास्ट बॉलर, सीम बॉलर बॉलिंग करता है और बॉल को फेंकता है ऐसे, ठीक है, जब वो बॉल को फेंकता है बहुत फास्ट, एक रन लेता है और फिर बॉल को फेंकता है, वो कितने स्पीड से बॉल फेंकेगा ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि जब वो दौड़ रहा था उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, वो इस पे डिपेंड करता है कि जिस समय उसके बॉल को थ्रो किया उस समय उसके हैंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। कहने का मतलब है कि लाइफ में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही यूज होता है, जबकि हम निकालते थे एवरेज। इसलिए प्रैक्टिकली एवरेज किसी काम का नहीं होता है, प्रैक्टिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इंस्टेंटेनियस होता है। समझो, एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, डिपेंड इस पे नहीं करता है, या मान लो मुझे एक नेल है, एक नेल है और मुझे इस नेल को दीवार में हैमर करना है, मुझे इस नेल को दीवार में हैमर करना है, ये कितना इस पे इंपल्स जाएगा ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि मेरे हैमर का एवरेज वेलोसिटी क्या है यहां से यहां, इस हैमर का एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां क्या है ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है जिस समय ये इससे टच हुआ, जिस समय ये इससे टच हुआ उस समय वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि इंस्टेंटेनियस ही काम आता है। एवरेज इज यूजलेस कंसेप्ट, एवरेज इज यूजलेस कंसेप्ट, और उसके लिए कैलकुलस चाहिए। अब देखो इसमें क्या होता है, हम करते क्या है और इसको निकालते कैसे। हम अब क्या कर सकते हैं, देखो हम एक बार अब इसको नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं y, इसका x, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमरस क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन तो एक एग्जांपल था, फिजिक्स में न्यूमरस क्वांटिटी है, यहाँ y होगा अलग क्वांटिटी, यहाँ x होगा अलग क्वांटिटी, फिजिक्स चलेगा अपने उसमें। और इसमें जो है तो यू गेट एवरी चैप्टर वंस यू अंडरस्टैंड मैथ्स, इट्स एप्लीकेबल फॉर एंटायर फिजिक्स। एक बार मैथ कमांड हो गया पूरे फिजिक्स में A to Z यही चलता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, समझो इसमें कोई चेंज नहीं आता है, फिजिक्स उसके बाद हर जगह चलता है। देखो हमारे पास ये क्वांटिटी है y और ये क्वांटिटी x, there can be numerous cases of that, there can be numerous cases of that। ये कोई ग्राफ है, कैसा भी ग्राफ पॉसिबल है, हमको इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो देखो y2 माइनस y1 by x2 माइनस x1, इसको लिख सकते हो डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये होता है tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, ये पॉइंट b ले लो और ये कितना स्लोप बना रहा है, ये मान लो बना रहा है अल्फा, ये एंगल है अल्फा। ये होता है स्लोप ऑफ सेकेंड, स्लोप ऑफ कॉर्ड और सेकेंड AB। इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको हम लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यहां लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। देखो ये था क्वांटिटी, ये था पॉइंट x और ये था पॉइंट x प्लस डेल्टा x, तो ये जो है बड़ा चेंज है इसलिए डेल्टा x। जब ये इतना छोटा चेंज हो, जब ये इतना छोटा चेंज हो कि कॉर्ड को एक बार यहां लाए, एक बार कॉर्ड को यहां लाए, फिर कॉर्ड को यहां लाए,
यानी कॉर्ड जो है जैसे जैसे इंटरवल घटेगा कॉर्ड झुकते जाएगा और अल्टीमेटली लास्ट में ये कॉर्ड बन जाएगा इस तरह। अब समझो इस बात को। हम कह रहे हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स इतना छोटा हो जाए नेग्लिजिबल हो जाए बट जीरो ना हो, ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। डी का मतलब है स्मॉल चेंज, समझो डी एक्स का मतलब है, डेल्टा एक्स का मतलब था लार्ज चेंज इन एक्स, डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल नहीं स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। So small change in y and small change in x, very small change in y and small change in x. हम कह सकते हैं a chord of almost zero length, a chord of almost zero length is tangent at that point. A chord of almost zero length is tangent at that point. तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं, we read it as differentiation of y with respect to x। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। इसको पढ़ते हैं dy by dx, बोलते हैं dy by dx, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। ये होता है tan अल्फा tan थीटा मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn at that point। ये क्या बताता है? ये बताता है रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। डायमेंशनली समझो, यूनिट वाइज। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवीजन, समझो इस बात को। डिफरेंशिएशन में क्या है? स्मॉल चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x। तो डायमेंशनली ये क्या होगा? y बाय x, डायमेंशनली y बाय, जैसे vt वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन, जैसे a, जैसे मान लो पोजीशन टाइम मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो ये बताता है चेंज इन y बाय चेंज इन x। डायमेंशनली ये क्या होता है? ये बताता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या ग्राफिकली इसका मतलब है टेंजेंट अगर वहां ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या होता है। समझो, तुमको अब याद करना होगा, हम तुमको लिख के देंगे, सिर्फ 8 फॉर्मूलेज हैं, 8, ओनली 8 फॉर्मूला पूरे फिजिक्स में सफिशिएंट है। 11 12 आईआईटी जेईई सब कुछ के लिए 8 फॉर्मूले तुमको याद करने हैं, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बट उसका मीनिंग समझ लो, तो वो फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट हमको निकालना है। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है y = x², तुम उसको प्लॉट करिए, एक पैराबोला बनेगा, ये y = x²। हम जानना चाहते हैं अगर x = 1 पे, अगर x = 1 पे, समझो अगर x = 1 पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर x = 1 पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट एट x = सर वो tan थीटा वाले पार्ट से रिपीट करना। कहां से? जो tan थीटा = स्लोप ऑफ। हाँ ठीक है। देखो ये तो हो गया पहला चीज जो हम क्लास 10 तक करते आए थे। ये दूसरा चीज, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सही चीज है, बस डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर देते हैं, डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर देते हैं कि वो smaller than the smallest but greater than 0। small means delta x is the least number, dx इसको क्या करते हैं, least number greater than 0, least number greater than 0 वो मान लो लेगा तो बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो उस केस में तो वैल्यू ही नहीं आती होगी। लीस्ट है तो वैल्यू नहीं आती होगी। क्यों? 10⁻⁴
y सॉरी 10 पर माइनस 40 y 10 पर माइनस 40 कितना होता है? 0 हाँ 1 1 होगा ना? हाँ इससे भी छोटा नंबर चाहिए 10 पर माइनस 120 हाँ ठीक है समझ गया ना? हाँ समझ देखो छोटा बाय छोटा बड़ा भी हो सकता है, समझो इस बात को। 10 पर माइनस 40 तुम्हारे लिए तो नेग्लिजिबल है, 10 पर माइनस 40 कुछ है? सोचो पॉइंट के बाद 40 जीरो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ये 10 पर माइनस 50 तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, दोनों ही, और दोनों को डिवाइड करो तो क्या होगा पता है? 10 टू द पावर 10, ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है? चलो देखते हैं, देखो तो यहाँ पे dy बाय dx जो होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तुमको हम बताएंगे जैसे यहाँ y का वैल्यू x स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, y इक्वल टू sin x है, उसका cos x हो जाता है। वो फॉर्मूला तुमको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुमको उसको समझना है फिजिक्स में अप्लाई कैसे करते हैं, और हर चैप्टर में इसका मीनिंग अपने आप तुम रिलेट कर लोगे। dy बाय dx का मतलब है, इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं dy बाय dx, इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है कि y x ग्राफ का जो स्लोप है, अगर y x ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं, वी हैव प्लॉटेड y x ग्राफ, तो उसमें किसी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर किसी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, ये जो है ये क्या बताता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मींस वो टेंजेंट जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, उसको बताता है, tan थीटा बताता है, ठीक है? इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट ग्राफिकली ड्रॉन एट ए पॉइंट। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट क्या था? देखो इंस्टेंटेनियस और एवरेज को समझने का एक और तुमको एग्जांपल बता रहे हैं। मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है? तो क्रिकेट मैच में ऐसा है, एक क्रिकेट का स्कोर है कि सपोज 10 ओवर्स के बाद था सपोज 80 रन, ठीक है, या 90 रन सपोज, और 11 ओवर के बाद सपोज ये है 102 रन, ठीक है ना? 11 ओवर के बाद है 102 रन। तो ये बताओ 10 टू 11 ओवर का एवरेज रेट क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ स्कोरिंग क्या होगा बताओ? 12 बाय 1, यानी 12 रन्स पर ओवर होगा ना? देखो 10th ओवर के बाद 90 रन थे टोटल स्कोर, 11th ओवर के बाद 102 रन है, यानी कि 8 रन 2 माइनस रन 1 but over 2 minus over 1, ये क्या बताएगा? Average rate between 10th over and 11th over. What is the average rate of scoring? What is the average rate at which the batsman scored the run between 10th over to 11th over? तो क्या करेंगे? Final score minus initial score by final over minus initial over, तो क्या हो गया? 12 runs उस समय, एवरेज रेट 10th ओवर से 11th ओवर का क्या था? 12 रन्स पर ओवर, यानी 2 रन्स पर बॉल। बट अगर तुम 11th ओवर में जाओगे तो क्या बैट्समैन ने हर बॉल पे 2 ही रन लिया था? नहीं लिया था। मान लो 11th जब ओवर चल रहा था, उसके 3rd बॉल पे उसने बाउंड्री लगा दिया, तो उस इंस्टेंट पे समझो 10th और 11th ओवर के 3rd बॉल पे, 11th ओवर के 3rd बॉल पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ स्कोरिंग था 4 रन्स पर बॉल। 5th बॉल पे उसने 6 लगा दिया, इसका मतलब है 5th बॉल पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ स्कोरिंग था वो था 6 रन्स पर बॉल। उसी तरह से अगर 4th बॉल पे उसने कुछ नहीं लिया, तो उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे, उस बॉल पे, उस पर्टिकुलर बॉल पे 11th ओवर के 4th बॉल पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ स्कोरिंग था 0 रन्स पर बॉल। तो वो जो पॉइंट है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, और जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं एवरेज रेट।
तो वो वहां तो खैर बॉल में क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। बॉल में क्या होता है, 1 के बाद 2 आता है, 1.1 बॉल नहीं होता है। और टाइम में क्या होता है, 1.1 1.0 से कुछ भी पॉसिबल, वो कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसको समझो, dy by dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट। अगर तुमने किसी पॉइंट पे एक स्लोप, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो थीटा बनाता है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan थीटा के। और ये बताता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका मीनिंग समझो, अब मैं जो तुमको बताने जा रहा हूं, फॉर्मूला वाइज तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूं। तुमको जो सबसे बड़ा चीज जो तुमको सीखना है वो ये कि फिजिक्स में इसका मीनिंग कैसे होता है, वो कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो सर, हाँ dy और dx को अगर ग्राफ पे शो करना हो तो कैसे करेंगे? कर रहे हैं, देखो अब देखो, बिना किसी डेरिवेशन के तुमको डेरिवेशन करना ही नहीं, किसी बता रहा हूं मैं, तुम लोगों को कुछ फॉर्मूले पहले लिख के दे रहा हूं, उसको समझ लो। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं उसमें फिर वही होना चाहिए। देखो बेसिक फॉर्मूला यहां पे ले रहा हूं y, ये लिख रहा हूं y, ये फंक्शन ऑफ x, ये fx का मतलब है फंक्शन ऑफ x, मींस y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, y इज रिलेटेड टू x। ये f का मतलब फंक्शन होता है, नहीं जानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको f डैश x भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है कितना, देखो ये कितना होता है, देखो अगर ये sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब मैं तो इसका मीनिंग बता रहा हूं, cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है, ये सब मेरे YouTube लेक्चर में भी है, sec x का होता है sec x tan x। x to the power n समझो, x to the power n का डिफरेंशिएशन अगर y इक्वल टू x to the power n है तो dy by dx हो जाएगा n टाइम्स ऑफ x to the power n minus 1। e to the power x का होता है e to the power x ही होता है, सेम। ln x का होता है 1 by x, ln x का होता है, ये क्या होता है जानते हो, ln x होता है log x जिसका बेस e होता है, और ये होता है कोई भी कांस्टेंट ले लो, एनी कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। अब मेरे वर्ड्स को समझ लो, इससे ज्यादा फॉर्मूला तुमको कभी यूज नहीं पड़ेगा फिजिक्स में, और जो भी इससे ज्यादा फॉर्मूला फिजिक्स में एप्लीकेशन के लिए तुमको पढ़ा रहा है क्लास 11th में या किसी बुक में दिया है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तुमको कभी भी फिजिक्स के अंदर किसी एप्लीकेशन में, चाहे वो न्यूटन्स लॉज हो, चाहे वो वर्क पावर हो, रोटेशनल मैकेनिक्स हो, एसएचएम हो, फ्लूइड हो, वेव्स हो, कभी भी इसके बाहर किसी डिफरेंशिएशन का काम पड़ गया तो मेरे पास आके बोल देना कि सर आपने तो कहा था काम नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं, इसको यही याद कर लेना है, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec square x, sec x का sec x tan x। ठीक है, x to the power n करिए। अब तुम समझो इस बात को, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, समझना है इसको, ये है तुम्हारा y और ये है तुम्हारा x। हमको एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ होता है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तुमसे पूछा गया है एट विच पॉइंट
at which point tangent to graph makes 45 degree with x-axis. इसका वो पॉइंट निकालो कि जहां पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट जो है 45 डिग्री बना दे एक्स एक्सिस के साथ। ये पूछा गया है, यानी कि तुमसे क्या पूछा गया है कि ये tan 45 डिग्री, तुमको पता है tan 45 डिग्री क्या होना चाहिए, dy by dx होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट x है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप dy by dx होता है। और यहाँ स्लोप तो दिया हुआ है 45 डिग्री, बट dy by dx क्या होगा, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x to the power n का होता है, ये देखो d of x square में dx, now you require formula। तुम जानते हो x to the power n का डिफरेंशिएशन होता है n times of x to the power n minus 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 times of x to the power 2 minus 1, यानी कितना हो गया 2 into x to the power 1 2x, यानी कि तुम्हारा और tan 45 कितना होता है 1, तो 1 is equal to 2x, so x कोऑर्डिनेट कितना आ गया हाफ, at x is equal to 1 by 2, at x equal to 1 by 2, देखो ये जो ग्राफ बनेगा वो इसमें स्टार्ट होगा, यहां पर टेंजेंट था ऐसे, जैसे जैसे तुम बढ़ोगे टेंजेंट घूमता जाएगा, जैसे जैसे ग्राफ घूमेगा टेंजेंट घूमता जाएगा, तो जीरो से ये क्या होगा, एक बार 30 डिग्री क्रॉस करेगा, 37 डिग्री क्रॉस करेगा, 45 क्रॉस करेगा, फिर क्या होगा 60 क्रॉस करेगा, 57 उसके पहले 53 क्रॉस करेगा, हमको ये तो x इक्वल टू आ गया 1 by 2, x इक्वल टू 1 by 2 पे x कोऑर्डिनेट जब लोगे कितना 1 by 2, यानी y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ 1 by 4, यानी y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1 by 4। इस पॉइंट पे जिसकी x कोऑर्डिनेट 1 by 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 by 4 है, अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो x एक्सिस पर 45 डिग्री बनाता है, और ये तुम बिना कैलकुलस के नहीं निकाल सकते हो। तुम चाहोगे कि मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर दूं, फिर स्केल डाल के लाइन खींच लूं और फिर निकालूं, नहीं है। अब देखो इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या होता है, समझो इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन समझो सर y 1/4 होता है, देखो कितना बड़ा चीज है, sin x पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते जाओगे, sin x पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते जाओगे उसका स्लोप cos x बनता जाएगा, और cos x पे स्लोप माइनस sin x बनता जाएगा। देखो कैसे बता रहे हैं हम, अभी तुमको एक फिजिक्स में लेते हैं, फिजिक्स में इसका क्या यूज है, तुम बोलोगे कि फिजिक्स में इसका क्या यूज होता है, समझो ये तो हो गया मैथमेटिक्स, ये तो तुमको याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कांस्टेंट का जीरो रहना ही नहीं है, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec square x, इसको याद कर लेना, वैसे YouTube लेक्चर पे भी दिया हुआ। अब देखो इसका फिजिक्स में क्या यूज होता है, इसमें कुछ और तुमको हम एक्सटेंशन बताएंगे फार्मूला का, बट इसका फिजिक्स में क्या यूज होता है समझते हैं, इसका फिजिक्स में यूज क्या होता है। देखो कोई डाउट इस फॉर्मूले में, तो इसको कुछ करना नहीं, याद करना है। हम अभी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन को बताएंगे जो तुम कभी नहीं सोच भी नहीं सकते थे, तो वहां क्या क्या पॉसिबल। सोचो अगर ये पोजीशन टाइम होता, अगर ये पोजीशन होता, ये टाइम होता, देखो समझना मेरे बात को, फिजिक्स में मैं इसके न्यूमरस एप्लीकेशन ले सकता हूं, मैं भी कुछ एप्लीकेशन तुमको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तुम वो सब चीज जानते हो, तुम इन सब चीजों के बारे में पहले से जानते थे, तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या है, अगर y की जगह तुम एक काम करते हैं, देखो यहां ले रहे हैं, यहां पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी y, ठीक है, यहां हम ले रहे हैं क्वांटिटी y, जो y कोऑर्डिनेट हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं, यहां पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी x,
यहां हम ले रहे हैं क्वांटिटी x, ठीक है। और यहां बता रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको तुम क्या बोल सकते हो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टू yx ग्राफ, टू ग्राफ, इसका मीनिंग क्या है जरा देखो। समझो, अगर ये पोजीशन है x, ये है टाइम, पोजीशन टाइम, तो बताएगा वेलोसिटी, क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी टाइम है, अगर ये वेलोसिटी टाइम है तो बताएगा एक्सेलरेशन। अगर ये मोमेंटम टाइम है, या अगर ये वर्क टाइम है, समझो वर्क w टाइम, अगर ये वर्क टाइम है तो बताएगा पावर। अगर ये मोमेंटम टाइम है तो बताएगा फोर्स। अगर ये चार्ज टाइम है तो बताएगा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर ये डिस्टेंस टाइम है ये बताएगा स्पीड। और भी बहुत सारे क्वांटिटी, बट तुम उसका नाम नहीं जानते हो, ठीक है, कभी सुना ही नहीं। अब समझो इस बात को, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसको चेंज करना होगा, पूछते हैं ये मोमेंटम है और ये क्या है, ये मोमेंटम है, मोमेंटम, या ये करते वर्क इज इक्वल टू, हम कहते हैं वर्क इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां क्या दिए थे हम यहां दिए थे y इज इक्वल टू x स्क्वायर, दिए थे ना, यहां हम दिए थे y इज इक्वल टू x स्क्वायर। हम उसको चेंज कर, हम उसको कहते हैं वर्क इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये ग्राफ बनता। और हम तुमसे पूछते हैं फाइंड द टाइम पॉइंट एट व्हिच द इंस्टेंटेनियस पावर इज 1 वाट, फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द इंस्टेंटेनियस पावर इज 1 वाट। तो क्या लिखते तुम, dw by dt कितना होता, 2t, dw by dt, क्योंकि t स्क्वायर का डिफरेंस है t के साथ, कितना होता, 2t। और 2t को तुम क्या नहीं देते, तुमको क्या पूछे हैं कि किस पॉइंट पे पावर 1 होती है, इसको इक्वेट कर देते 1 से, तब भी निकल जाता। अब तुम देखो, अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं अपने फिजिक्स में, और समझना इसको, क्योंकि चैप्टर बदल जाएगा, मीनिंग नहीं बदलेगा चीजों का। मैं यहां पे इस टेबल में एटलीस्ट 50 ग्राफ प्लॉट करा सकता हूं जिसमें मीनिंग कुछ ना कुछ देगा, इसमें 50, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं अभी, वो जब समय आएगा तुम मिलेगा तो समझ जाओगे। देखो इसको, अगर मैं तुमसे ये पूछूं क्वेश्चन ये है, if charge flowing is equal to sin t, find time at which current is maximum। ठीक है, किस टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले तो तुमको उस टाइम को के लिए करंट चाहिए, तो करंट क्या होता है, dq by dt, एवरेज करंट होता है q2 minus q1 by t2 minus t1, यानी डेल्टा q by डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस करंट होता है dq by dt, तो dq by dt कितना हो जाएगा, cos t। नाउ पूछा गया ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब टाइम की वैल्यू cos t क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये कब होती है, 0 पे, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर। सपोज हम क्वेश्चन ये पूछें कि ये बताओ, अगर हम यहाँ पे Q की जगह इसमें जो कुछ भी डाल दें और T की जगह उसका काउंटर पार्ट यहां से डाल, वही आएगा। अगर तुमसे पूछे यहां फोर्स है, यहां एरिया है,
फोर्स वर्सेस एरिया का स्लोप क्या रहेगा, तो क्या लिखोगे इसको, dF by dA, dF by dA। अब फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है ना, ये देखा प्रेशर। डिफरेंशिएशन गिव्स डिवीजन, डिफरेंशिएशन गिव्स डिवीजन, इंटीग्रेशन गिव्स मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन गिव्स डिवीजन, इंटीग्रेशन गिव्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो अगर मान लो तुमसे ये पूछे कि y is equal to sin x का ग्राफ है, फाइंड पॉइंट at which tangent makes 45 degree with x axis। समझ रहे हो? तो क्या करोगे, तुमको क्या करना है, dy by dx होता है tan of angle made by the tangent with x axis, but dy by dx यहाँ क्या है, dy by dx यहाँ क्या है बताओ, cos x। so cos x कितना होगा 1, तो x कितना होगा 0। यानी कि समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये तुम्हारा sin x का ग्राफ है, ये होता है sin x का ग्राफ, समझो ये होता है y is equal to sin x का ग्राफ। इस पॉइंट पे टेंजेंट कितना बनाता है 0, इस पॉइंट पे टेंजेंट कितना बनाएगा, कुछ बनाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट सबसे ज्यादा बनाएगा, कितना बनाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री बनाएगा, कभी भी 60 डिग्री नहीं बनाएगा, कभी भी 60 डिग्री नहीं बनाएगा। तो अगर 60 डिग्री बना दिया, समझो इसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ने 60 डिग्री बना दिया तो वहां पे स्लोप कितना होगा tan 60 डिग्री, यानी 1 से बड़ा, यानी कि बट dx कितना होता है cos x, और cos x 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो मैक्सिमम जो स्लोप इसका मिल सकता है वो कितना मिल सकता है 1, कहां पे t = 0। तो ये देखो स्लोप ऐसे घूम रहा है, तो ये सारी चीजें तुम निकाल सकते हो ना इसमें। इसके बाद इस फॉर्मूले के बाद एक होता है एडिशन का फॉर्मूला, कि अगर फंक्शंस को ऐड कर देंगे तो सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। ये सब मैंने YouTube लेक्चर में बताया हुआ है, हम तुम लोग बोलेंगे एक बार YouTube का लेक्चर जो है कैलकुलस का जो लेक्चर है प्लेलिस्ट, उसको एक बार देखो, उसको समझो। एक काम करो, डिफरेंशिएशन देख लो, इंटीग्रेशन छोड़ दो। हम इंटीग्रेशन में फिर एक क्लास लेंगे तुम लोग का, आज हम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए तुम लोग का। तुमको हम बेसिकली आज ये नहीं बताना चाह रहे थे कि डिफरेंशिएशन कि तुम मास्टर हो जाओ, ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, बट एक बार मास्टर हो जाओगे ना तो रियली में एक लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कैलकुलस पे मास्टरी, कैलकुलस को अप्लाई करना फिजिक्स का या लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ा। इट्स नॉट ए इजी साइंस, इट्स वेरी, मतलब ऐसा नहीं हम चाहते तो सिर्फ मैथ समझो, तुम ये समझो कि अगर ये y = sin x लिखा है, अगर लिखते हैं v = sin t, v = sin t, तो स्लोप क्या देता, एक्सीलरेशन। अगर हम इसको लिखते हैं x = sin t, तो स्लोप क्या देता, वेलोसिटी। अगर हम इसको लिखते हैं w = sin t, तो स्लोप क्या देता, पावर। अगर हम इसको लिखते हैं q = sin t, तो स्लोप क्या देता, स्लोप क्या देता, वो देता करंट। तो डिफरेंट केसेस में ये अपना मीनिंग ले लेगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, तुम किसी भी जनरल ग्राफ पे सोचो, एक ग्राफ है तुम्हारे पास जो तुम प्लॉट ही नहीं कर सकते, y = sin x minus cos x plus tan x plus x cube, y = sin x minus cos x, दिख रहा है ना। तुमसे पूछा गया है at t = 0 इस ग्राफ पे जो टेंजेंट है वो कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। कैसे करोगे, तुम नहीं कर सकते, तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है। sin x का डिवीजन cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर है जिसका 3x²। अब x = 0 प्लेस कर दो, नाउ उस डिफरेंशिएशन में x = 0 प्लेस कर दो, जो वैल्यू आएगा किसी भी पॉइंट पे, जो dy dx का वैल्यू जो आएगा किसी भी पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पे tan थीटा होता है, वो उस पॉइंट पे tan थीटा होता है, जहां थीटा होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट जो
एंगल बनाता है, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से थोड़ा सा और उसमें है, हम बताएंगे। एक बार इसको देखो, डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखो। मैं तुम लोग को, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं तुम लोग को कल फिर 11 बजे कनेक्ट करूंगा। तुम लोग क्या करना, कल 11 बजे तक YouTube पे जाके, जो मेरा वो है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है, तुम सिर्फ डिफरेंशिएशन देख जाना, सिर्फ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन छोड़ो। हम कल तुम लोगों का पहले उस कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का डाउट लेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, और फिर कल जैसे आज डिफरेंशिएशन लिए है, कल इंटीग्रेशन का लेंगे। ठीक है, कल तुमको हम इंटीग्रेशन का बताएंगे, उसके बाद ही तुम जो है इंटीग्रेशन देखना। अभी इंटीग्रेशन मत देखो, ठीक है, कुछ उसमें और चीजें हैं, उसको देख लो। किसी को कोई डाउट होगा तो हमको भेज देना, ठीक है। तो इसको समझो, फिर से बता रहे हैं, मैथमेटिक्स कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तुमको पता है सॉल्व कैसे किया जाता है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तब तो। मैथमेटिक्स इज लाइक कैलकुलेटर, यू कैन कैलकुलेट, यू आर doing calculator, but the problem is what to calculate, वो सीखना है हमको, उसका फिलॉसफी सीखना है। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, हम ये जानते हैं। तुमको, मैं तुम सबको बता रहा हूं, 31 मई के बाद, आफ्टर 31st ऑफ मई, तुमको आईआईटी दिखने लगेगा कि तुम्हारे रेंज में आ चुका है। बाय 31st ऑफ मई आई वुड हैव बीन कवर्ड, मैं तब तक काइनेमेटिक्स, रिलेटिव वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन और वर्क फॉर एनर्जी तक खत्म कर चुका हूं। तुम्हारे लेवल पे बहुत कम बच्चा उस टाइम पे होगा। हम जानते हैं थोड़ा सा हम ज्यादा तुम लोग को फास्ट बता रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम आगे रहो। हम उसको, हम एक बार स्लो बताने के से बेटर, हमको लगता है हम एक बार स्लो बताएं, उससे बेटर हम 2 बार फास्ट बताएं। समझो, हम एक बार स्लो बताएं, उससे बेटर हम 2 बार फास्ट बताएं। हम एक बार फास्ट बताएं, उसको रिपीट कर लें, वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू बहुत स्लो पढ़ाएं। क्योंकि हम स्लो होंगे तो मेरे से ज्यादा स्लो हो जाओगे। ठीक है, इसको करो। किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। सिर्फ डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख जाओ। हम तुम लोगों को वापस फिर से डिफरेंशिएशन का जो है वो भेज रहे हैं, जो हम डीपीपी बनाए थे वो भेज रहे हैं, लेकिन लेक्चर देखने के बाद ही उस पर जाना, ठीक है। और हम उसके बाद तुम लोगों को कल 11 बजे कनेक्ट होंगे, डिफरेंशिएशन के डाउट लेंगे, कुछ और ऐड करेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। उसके बाद तुम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर देखना। तो कल 11 बजे तुम लोग का रिपीट होगा, ठीक है। चलो अभी हम रख रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो व्हाट्सएप कर देना हमको, पर्सनल हम रिवर्ट बैक, ठीक है। चलो हम तुम लोग को लेक्चर का रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे अभी 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद, ठीक है। चलो बाय।